जुबिलेंट फार्मा में। चलिए, अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से बातचीत करने का और मार्केट की बिग पिक्चर समझने का कि इस वक्त मार्केट की तस्वीर बन के आ रही है, देश में क्या हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो बिग मार्केट वॉइसेस में है वो मार्सलेस के फाउंडर सौरभ मुखर्जी हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी नमस्कार आवाज़ जी, पर। नमस्कार। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में मार्केट खड़ा हुआ है। दुनिया की पिक्चर देखें तो वहाँ एक अलग स्टोरी प्ले हो रही है और उसके इम्पैक्ट से हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब अमेरिका में एकदम कोहराम मचा हुआ था, उस समय नैस्डैक पिछले 4 दिनों में 5% का गेन करके खड़ा हुआ है। क्या आईटी सेक्टर, जिसको कहा जा रहा था कि बैंकिंग में वहाँ क्राइसिस से आईटी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन दरअसल नैस्डैक उसकी एकदम उलट कहानी कह रहा है। तो उसको भी समझाइए और प्लस इंडियन मार्केट से अपने आप को कैसे प्लेस कर रहा है। देखिए, मेरे को कुछ खास उतनी मार्केट में कुछ कंफ्यूजन या कोहरा लग नहीं रहा। मेरे को काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन लग रहा है। पहली बात, हमारी देश की इकोनॉमी की हालत अच्छी है। आप सरकार के टैक्स कलेक्शंस का डेटा देखें, पीएमआई का डेटा देखें, जो हाल ही में जो क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर Q3 के रिजल्ट देखें, मेरे को लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी की हालत लास्ट 10 साल में स्ट्रॉन्गेस्ट है। बहुत सारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं और जिन कॉर्पोरेट्स में हमारा निवेश है उन सभी बात होती रहती है। इकोनॉमी की हालत सुदृढ़ है। मेरे ख्याल से दुनिया के बड़े इकोनॉमीज में इंडिया की हालत बाय बिग मार्जिन सबसे सबसे अच्छी हालत में इंडिया की इकोनॉमी है। दूसरी चीज अगर हम देखें, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का सिलसिला था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से यूरोप और यूएसए की बैंकिंग सिस्टम बिखर रही है, मुश्किल रहेगा दोनों दोनों कॉन्टिनेंट्स के सेंट्रल बैंक का मीनिंगफुल बेसिस पे रेट्स बढ़ाना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि डॉलर के साथ रुपये की जो वीकनेस थी लास्ट 1 साल से, जो एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर को डरा रही थी, वो वीकनेस मेरे ख्याल से डॉलर के साथ रुपये की वीकनेस वो मुद्दा चला जाएगा। मेरे ख्याल से एफआईआई फ्लोज, विदेशी निवेशक के फ्लोज अच्छे पैमाने में आ सकते हैं अगले 12 महीने में। सो विदेशी निवेशक का आउटलुक, इंटरेस्ट रेट्स का माहौल मेरे ख्याल से इंडिया के पक्ष में आ गया है। साथ ही साथ जैसे जैसे ये फाइनेंशियल दिक्कतें वेस्ट में बढ़ेगी, तेल का भाव भी टूटेगा। जैसे सबको पता है, तेल जब टूटता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज है। ऐसे पैसे की बरसात की तरह है। तेल का भाव टूटना मतलब आसमान से इंडिया की इकोनॉमी की ओर पैसे की बरसात। और तीसरा मुद्दा जो आते हैं, अगर हम आके देखते हैं कि जो लोग वैल्यूएशंस के लेके काफी उछल रहे थे 1 साल पहले कि इंडिया महंगा है और जिस प्रकार के स्टॉक्स में मार्सेलस निवेश करता है वो महंगा है, वो मुद्दा टेबल से पूरा हटा दिया गया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे कंपनीज का इंडिया में 25% के पैमाने पे चल रहा है। शेयर प्राइसेस इनकी 10-15% टूट चुकी है लास्ट 12 महीने में। तो ऐसा माहौल मेरे ख्याल से निवेश के लिए बहुत रेयरली मिलता है। अच्छा माहौल है, मेरे को कोहरा नहीं लगता, मेरे को काफी पॉजिटिविटी लगती है। और आपके स्पेसिफिक मुद्दे पे आईटी सर्विसेज, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। लास्ट 1 साल से लोग मंदी कर रहे हैं आईटी सर्विसेज में। मेरे को कुछ इसके बारे में कुछ कोई कारण नहीं दिखता। आप एक्सेंचर के नंबर देखें या टीसीएस के देखें या इन्फोसिस के देखें, गाइडेंस देखें या एक्चुअल रिजल्ट्स देखें, आईटी सर्विसेज सेक्टर की हालत अच्छी है। क्लाउड में माइग्रेशन होना बाकी है। कोविड का डिमांड घटा है, लेकिन क्लाउड का डिमांड और जोर शोर से आगे बढ़ेगा। एंड इसलिए हमारा निवेश टीसीएस में है और कुछ हमारे पोर्टफोलियोज में इन्फोसिस की सलाह हमने हमारे निवेशकों को दे रखा है। दोनों स्टॉक्स, इन्फोसिस और टीसीएस, इसमें मार्सेलस का निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है टीसीएस में और मेरा खुद का भी निवेश है टीसीएस में। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है सौरभ की ओर से। अच्छा सौरभ, चूंकि बात आईटी की आई है और टीसीएस का आपने नाम भी लिया है, टीसीएस में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। राजेश गोपीनाथन जी चले गए हैं और उनकी जगह एक नए सीईओ आ गए हैं। कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट, विश, गुड लक, एनीथिंग? जी, उतना टीसीएस में जो जिस प्रकार से सक्सेशन प्लानिंग लास्ट 40-50 वर्षों में हुई है वो बहुत सराहनीय है। टिपिकली हर 10 साल इस कंपनी की सीईओ बदलती है, तो उस नजरिए से देखे तो राजेश गोपीनाथन जी का 7 साल थोड़ा सा छोटा लगता है, बट उन्होंने अच्छा काम किया है, मेहनत किया है। हम शेयर होल्डर के नजरिए से हम खुश हैं उनके काम से। उनको हमारी उम्मीद है कि वो आगे जाते हुए भी सक्सेस प्राप्त करेंगे। और जो नए सीईओ आए हैं वो टीसीएस पे जमे हुए खिलाड़ी हैं, करीबन मेरे ख्याल से 30 साल काम कर चुके हैं। टीसीएस का जो लार्जेस्ट वर्टिकल है बैंकिंग वर्टिकल, उसके हेड हैं। सो इस कंपनी में सक्सेशन प्लानिंग कमाल का रहा है 40-50 वर्षों से। और हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है टीसीएस के बारे में कि इस बारे में राजेश गोपीनाथन जी का नया जाना, नए सीईओ का इंटरनली प्रमोट होना
इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। नया लीडर आएगा और उम्मीद है उसके साथ और एनर्जी आएगी, ये कंपनी और आगे बढ़ेगी और मजबूत बनेगी, हमारे लिए और कमा के देगी। एक क्विक क्वेश्चन इसी से फॉलो अप है, सरप्राइज था आपको या आपको लगा कि नहीं नॉर्मल है ये? नहीं, जैसे मैं कह रहा था, हमको लगता है टिपिकली 10 साल में इस कंपनी में जो जिस प्रकार का इस कंपनी का पेडिग्री और प्लानिंग है, टिपिकली 10 साल में एक बार बदलता है सीईओ, बट थोड़ा सा कम रहा, 7 साल रहा, तो उस मुताबिक छोटा सा सरप्राइज था कि 7 साल में राजेश गोपीनाथन जी काफी यंग है, काफी अच्छा काम किया है, उनका जाना उस नजरिए से थोड़ा सा सरप्राइज था। अच्छा सौरभ जी, आपने आईटी पे तो खुल के बात करी, टीसीएस पे आपके अपने कन्विक्शन पे दोबारा एक बार बात की आपने। बैंकों में सौरभ जी इस वक्त आपका व्यू क्या है? पिछले लगभग 2 महीने में प्राइस डैमेज यहाँ पे हुआ है, रेट हाइक्स और उसके बाद बैंकों का लगातार पास ऑन कर रहा है। आई मीन प्राइस की मुद्दे को इतना दिमाग नहीं लगाते। हमारा जिन बैंक्स में निवेश चल रहा है लास्ट 3-4 साल में, उन्हीं बैंक्स में जम जम के निवेश रहे, कुछ परिवर्तन नहीं आया। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और नॉन बैंक्स में बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, होम फर्स्ट, मैक्स फाइनेंशियल और आवास। तो हमारा काफी भारी निवेश है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। सेक्टर की हालत अच्छी है, लोन ग्रोथ की सिचुएशन अच्छी है, नॉट जस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट्स में, ओवरऑल सेक्टर लोन ग्रोथ भी आरबीआई के डेटा के मुताबिक 16% से चल रहा है। इकोनॉमिक आउटलुक अच्छी है, इकोनॉमी की हालत सुदृढ़ है। स्ट्रेस एसेट्स का सिचुएशन मेरे ख्याल से और इम्प्रूव होगा, स्ट्रेस एसेट्स घटते रहेंगे। मेरे को लगता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की संभावना काफी हाई है हमारे इन्वेस्टमेंट्स में। सो हमारा जो स्पेशलिस्ट पोर्टफोलियो है फाइनेंशियल का, उसका नाम है किंग्स ऑफ कैपिटल, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ चल रही है 20% पे, मतलब ईपीएस ग्रोथ 20% चल रही है, लेकिन पोर्टफोलियो कुछ खास कंपाउंड नहीं हुई लास्ट 2 साल में, तो इसलिए हम उसमें और भी ज्यादा निवेश करने का सोच रहे हैं, बिकॉज अच्छी कंपनीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वेल नोन, वेल रन, वेल मैनेज कंपनीज, इकोनॉमी अच्छी स्थिति में, और इसलिए गुड लेंडर्स आ रहे हैं, गुड प्लेस। लास्ट 1-2 महीने में प्राइस डैमेज इतना सर नहीं पड़ता उसके बारे में। अच्छा सौरभ जी, कुछ हाल ही में कुछ नया आइडिया आपने जो ऐड किया हो, कोई स्टॉक जिस मैनेजमेंट से आप लोगों की बातचीत हुई हो, बताना चाहेंगे? हमारा लास्ट न्यू एडिशन था दिसंबर के अंत में, जनवरी की शुरुआत में, टाटा एलेक्सी। तो उसके बाद लास्ट 3 महीने में, लास्ट 2.5 महीने में कोई एडिशन और हमने किया नहीं है टाटा एलेक्सी के बाद। तो पोर्टफोलियो हम काफी खुश हैं, हमारे सारे पोर्टफोलियोज में अर्निंग्स ग्रोथ इस साल करंट वर्ष में, करंट फाइनेंशियल ईयर में सारे पोर्टफोलियो में अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 25% के आसपास है। अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ है, गिवन दैट ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, दुनिया में युद्ध चल रहा है, उसको नजर रखते हुए हमारी जो 25% अर्निंग्स ग्रोथ हमारे सारे पोर्टफोलियो में दिख रही है, उससे हम खुश हैं। शेयर प्राइस जैसे मैं बोल रहा था डाउन है, कुछ में 15% डाउन है, कुछ पोर्टफोलियो में 20% डाउन है, तो इसलिए हम जितना हो सके निवेश बढ़ा रहे हैं। कुछ खास कोहरा वाला जो मुद्दा है, लोग बोल रहे हैं कि क्रेडिट स्विस देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक देखिए, उन सब मुद्दों से हम उतना सर अपने आप को व्यस्त नहीं कर रहे हैं। इंडिया के सुदृढ़ इकोनॉमी में फोकस करके डटकर निवेश कर रहे हैं। जी सौरभ, एक पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहता हूँ मैं। जैसे क्रेडिट साइकिल होता है, वो 8-10 साल 7 साल जो भी उसका एक साइकिल बनता है, तो उसकी वजह से कई बार मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में चेंज देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये क्रेडिट साइकिल का चेंज नहीं है, ये एसेट साइकिल का चेंज है। और ख़ास तौर पे जो अल्ट्रा लूज मनी की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप कल्चर, इन सब में एक एसेट क्रिएट हुए थे, वो साइकिल अब टर्न होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो अल्ट्रा लूज मनी बॉन्ड मार्केट कह रहा है कि 40 साल बाद वो घूमा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाला जो इवेंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न करेगा रादर की क्रेडिट साइकिल जो जल्दी ख़त्म होता है? आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन नीरज जी उससे थोड़ा सा और सिंपल है। कोविड के दौरान जिस प्रकार की इकोनॉमिक स्थिति बनी थी, उसके साथ जूझने के लिए वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स ने पैसा छापा, $10 ट्रिलियन छापा। जैसे आप बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कुछ $10 ट्रिलियन इधर उधर किधर चला गया, कुछ वेंचर कैपिटल में घुस गया, कुछ रियल एस्टेट में घुस गया, कुछ क्रिप्टो में घुस गया। एंड जैसे जैसे कोविड खत्म होता है, कोविड से ग्लोबल इकोनॉमी बाहर आती है, वेस्टर्न सेंट्रल बैंक जाहिर है उस पैसे को हटा रहे हैं, $10 ट्रिलियन को हटा रहे हैं। और जैसे जैसे वो पैसा हट रहा है, कुछ क्रिप्टो कंपनीज ब्लो अप हो रहे हैं, कुछ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टेड कंपनीज ब्लो अप हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वेस्ट में रियल एस्टेट में भी काफी हद तक दिक्कत आ रही है और आती रहेगी।
और जैसे हम हर रोज पढ़ रहे हैं, बैंक्स यूरोप और अमेरिका में बैंक्स तबाह हो गए हैं। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से चलता रहेगा अनलेस कोविड रिटर्न्स, एंड लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कोविड वापस नहीं आती। अगर कोविड वापस नहीं आती तो इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला चलता रहेगा। जो अच्छे कंपनीज हैं, जो कैश जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, वो कमाते रहेंगे। और जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो क्रिप्टो में हो या वेंचर कैपिटल में हो या रियल एस्टेट में हो या बैंकिंग में हो, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स तबाह हो जाएंगे। इसी प्रकार से इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी। इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कुछ डाउट नहीं है कि इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है, वेस्ट में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। और जो पैसा छापा गया था वेस्टर्न इकोनॉमीज को जिंदा रखने के लिए कोविड के दौरान, वो पैसा निकाल लिया जा रहा है। जैसे जैसे निकाल लिया जा रहा है, जो कमजोर कंपनीज थी, जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स थी, वो खत्म हो जा रहे हैं, वो बर्बाद हो जा रहे हैं। ओके सर, एक चीज़ अभी आपने कही कि जो NIMs है वो भी कंटिन्यू करेंगे हायर रेट में, लेकिन अपने भारत में आप देखिए तो बहुत सारे बैंकों ने जो फंड रेस किए हैं आगे के लिए, वो भी 8-8.25% तक पे रेस किए हैं, और डिपॉजिट रेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। और क्रेडिट ग्रोथ अगर अब एवरेशन देखें तो 20-25% कहीं कहीं पे, लेकिन एवरेज 16-17% के आसपास ये ईयर क्लोज करेगी। ऐसे सिनेरियो में जो एक निम का गोल्डन पीरियड पिछले 1 साल से चल रहा था, वो अब प्लेटोइन होकर के रीजनेबल होगा, या आप इसको दूसरे तरह से देखते हैं? हाँ जी, सो आपने ये अच्छा मुद्दा छेड़ा नीरज जी। सो जो कमजोर लेंडर होता है, कमजोर लेंडर लो इंटरेस्ट के माहौल में होलसेल मार्केट से सस्ता पैसा उठाता है। तो कमजोर लेंडर होता है, वो US में हो या इंडिया में हो, कमजोर लेंडर लो इंटरेस्ट रेट्स के माहौल में होलसेल मार्केट से सस्ता पैसा उठा के फिर वो रिटेल को बांटता है या SME को बांटता है, और उसकी निम मोटी आती है। जो सुदृढ़ लेंडर होता है, जिनका नाम आप स्क्रीन पे छाप रहे हो, जो हमारे पोर्टफोलियोज में है, मेरे माँ बाप का निवेश है लेंडर्स में, जो अच्छे लेंडर होते हैं, वो हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी सस्ता पैसा खींच सकते हैं। देयरफॉर जो मेरी समझ है, जो मेरी निवेश में जो मेरा तजुर्बा रहा है, कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तब स्ट्रॉन्ग लेंडर्स, जिनकी क्रेडिबिलिटी हाई है, इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है स्ट्रॉन्ग लेंडर्स, तब उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेहतर हो जाती है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कमजोर लेंडर पीछे रह जाता है, उसके लिए पैसे का भाव बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे HDFC बैंक जैसा बैंक, उसके लिए कॉस्ट ऑफ मनी उतना राइज नहीं करती। देयरफॉर इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एनवायरनमेंट अच्छे लेंडर्स की निम बढ़ती रहती है, कमजोर लेंडर की निम घट जाती है। ये एक तस्वीर बनेगी। अच्छा सौरभ, एक सेक्टर में जिसमें बहुत सारे लोग आजकल बातचीत कर रहे हैं और अपना एक्सपोजर भी बढ़ा रहे हैं, वो है कैपिटल गुड्स। चूँकि कैपेक्स साइकिल और इंडिया में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत है, ज़बरदस्त है, तो इस पर कई लोग बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, साथ ही कोई आइडिया आपको लगता है कि ये इस सेक्टर की बड़ी चीज़ हो सकती है, वो आप शेयर करें। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि कैपेक्स साइकिल इंडिया में धीरे धीरे रिकवर हो रही है। सारे जो आसार हैं उसी पर पॉइंट कर रहे हैं, और ये भी दिखता है बजटरी डेटा से कि लास्ट 3 बजट में सरकार ने सड़कों पे, डिफेंस पे, रेलवेज पे करीबन 30% से खर्चा बढ़ाया है। प्रॉब्लम इस सेक्टर में ऐसी है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखने वाले कंपनीज कम है। सिक्लिकल सेक्टर है, बट उसमें उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखने वाले कंपनीज में इस सेक्टर में बहुत कम है। आई थिंक एक हाथ में गिन सकते हैं कितने इंडियन कंपनीज होंगे जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कैपिटल गुड्स में। हमको तलाश है ऐसे और कंपनीज की। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियोज में हमारा ग्राइंडवेल नॉर्टन में निवेश है, अच्छा पैसा बना है। हम और ऐसे कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कैपिटल गुड साइकिल के साथ हमको फायदा दे सके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंची हो, कैश फ्लो जनरेशन अच्छी हो, और सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। सो ये सेक्टर अच्छा करेगा कैपिटल गुड्स, बट तलाशिएगा उस कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के भारी फ्री कैश फ्लो जनरेट करे, रादर दैन ये जो हमारे देश में काफी लोग करते हैं, बड़ा सा कोई लार्ज कैप कैपिटल गुड साइकिल का लो पी स्टॉक लेके फिर पछताते हैं। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, बात होगी। निफ्टी बैंक, नीरज जी, दिक्कत का सबब फिर नीचे। अब कल की क्लोजिंग, कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी दोनों को सरेंडर कर चुका है, मात्र 75 अंक अब ऊपर है। और निफ्टी IT को देखिए नीरज जी, आज तेजी और मंदी के बीच में अगर कुछ खड़ा है तो वह निफ्टी IT अब डे हाई पे 425 अंकों पर। तो ये जो डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया ना इसने, खेल के दिखाओ।
वीरू, मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है इस पे। असल जो समस्याएं है ना वो बड़ी डिफरेंट टाइप। वो एक तो वीकेंड में आप खड़े, 2 दिन की छुट्टी आप ले रहे हैं, अगर आप 2 दिन काम करने के लिए तैयार है मार्केट खोल के, तो मार्केट ठीक चलेगा फिर, है ना। किसी भी अनहोनी को वो डिस्काउंट करता रहेगा, लेकिन 2 दिन बंद रहने से भी ये दिक्कत होती है। सही बात। लेकिन अभी जो सौरभ एक बात कह रहे थे ना उस 2 दिन वीरू, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इंडिया के मार्केट को आपको ग्लोबल से थोड़ा अलग हट के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात एकदम सच है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के एज ए होल बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, सरकार की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और कंपनीज की जो ट्रिपल बैलेंस शीट्स हैं वो सब बहुत मजबूत हैं। मुश्किल सिर्फ ये है कि विदेश में सब जो कुछ घटना हो रही है ना, वहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ हमें जुकाम हो रहा है, ये एक बड़ी सरदर्द है। अदरवाइज इंडिया बहुत ही वेल पॉइज्ड है इस समय। जी हाँ, वेल पॉइज्ड है, और वेल पॉइज्ड है इस वक्त निफ्टी, क्योंकि ये न गिर रहा है और ना ऊपर टिक रहा है। निफ्टी आईटी जो है वो इसे गिरने नहीं दे रहा है, और बैंक निफ्टी जो है इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा है ना। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर बैठने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक होगा, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो नीरज जी शुरू करेंगे क्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन का। नीरज जी, शुरू करना है, ब्रेक नहीं लेते हैं, हम सीधे शुरू ही कर देते हैं। और सबसे पहले देखते हैं सब हेडलाइंस।